आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे एक न्यूमेरिकल से। जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल है। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, ये कुछ इस तरह का फिगर दिया गया है। एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 8 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम, इस तरीके से रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। उनको 1.8 वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, सेल से कनेक्ट किया गया है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3 ओम है। और हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है इसके अंदर कि 3 ओम के रेजिस्टेंस से, ठीक है, 3 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट पास कर रहा है वो बताइए। ठीक है, 3 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट पास कर रहा है वो बताइए। 3 ओम, ओ ये 3 ओम है, ठीक है, 3 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट पास कर रहा है वो बताइए। और दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस पूरे अरेंजमेंट में पावर लॉस क्या है, मतलब कितनी पावर लॉस हो रही है। पावर लॉस का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस मिलके टोटल कितनी पावर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस पावर को सिर्फ लॉस ही करता है। तो रेजिस्टेंस के केस में इसको पावर बोला जाता है पावर लॉस या पावर डिसिपेशन। तो पावर कितनी डिसिपेट हो रही है या पावर कितनी लॉस हो रही है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं, देखते हैं कैसे किया जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा कि ये जो आई है ये कितना है, यानी टोटल करंट इस सर्किट में जा ही कितना रहा, पहले वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन आया उसको तो पहले बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हमको आई निकालना है। आई निकालने के लिए हमको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकाला जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ये ऐसा, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल शेप में बना हुआ है। अब जिस भी शेप में बना हुआ है हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। यहाँ पे 3 ओम था आई थिंक, और 6 ओम नीचे, 6 ओम साइड में है, 6 ओम ये है, 6 ओम साइड में है, 4 ओम, 2 ओम, 8 ओम। तो ये 8 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 4 ओम है, ठीक है। ये अरेंजमेंट है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बस। अब इसमें समझ में तो आ नहीं रहा है कि पैरेलल है कि सीरीज़ है, कैसे जानेंगे। तो जो तरीका बताया है, तरीका क्या है कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है इस तरीके से V-0। अब अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V-0 है तो यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा, और यहाँ पे भी V होगा। ये मैंने आपको बताया हुआ है, वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। तो यहाँ तक, जहाँ तक वायर है वहाँ तक सेम पोटेंशियल रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा, और यहाँ पे भी 0 रहेगा। यहाँ से आप आगे जाएंगे तो इधर तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा पता नहीं है, मान लेते हैं x होगा, ठीक है। तो ये x हो गया। अब ये x तीनों के लिए कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन, इसके लिए भी, क्योंकि तीनों इसी से, चारों इसी से जॉइंट हैं, तो इस सब के लिए कॉमन रहेगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पहला वाला जो 3 ओम वाला रजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। नीचे वाले के अक्रॉस कितना है, V, ठीक है। और इसके अक्रॉस कितना है, V-x। इसके अक्रॉस कितना है, x-0। इसके अक्रॉस कितना है, x-0। इसके अक्रॉस कितना है, V-x। तो देखो V-x और V-x ये वाले तो पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो पहले इनको अगर बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं V-x वालों को। V-x, V-x, देखिए ये V, ये V, ये x, ये x, ध्यान समझिएगा। देखिए V-x मतलब 8 ओम वाला, और V-x मतलब 2 ओम वाला, इनको मैंने बना लिया, ठीक है। ये पैरेलल हैं। और x-0 वाले अपने ये भी पैरेलल हैं, तो इसको मैंने आगे जोड़ दिया इधर x-0 पे, यूँ ये हो गया x-0, ठीक है। ये हो गया 0, ये x है, ये x है। कितना है, x-0 पे 4 ओम है और 6 ओम है। और ये जो ऊपर 3 ओम है इसमें पूरा का पूरा पोटेंशियल जो है वो V-0 है, ठीक है। उसमें तो सेम पोटेंशियल है, V-0 ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब इसको मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, V-0 और
v माइनस ज़ीरो। ठीक है, अब इससे कुछ कुछ समझ में आने लगा है कि कौन पैरेलल है कौन सीरीज़ में है, आइडिया मिल गया है। तो देखिए ये जो है वो इसके पैरेलल है और इनका इक्विवेलेंट यानी ये जो बना हुआ है इसका जो भी इक्विवेलेंट निकालोगे वो इन दोनों के पैरेलल हो जाएगा। तो बस हमें काम सिर्फ इतना करना है कि पहले तो ये बीच वाले का इक्विवेलेंट निकालेंगे, वो जो भी आएगा वो बाकी दोनों के साथ पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, बस हम लोग को ये काम करना है। तो सबसे पहले बीच वाले को देखते हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में निकालने का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा मान लेते हैं वो R डैश आएगा। और क्योंकि दो लगे हुए हैं तो हमने आपको तरीका बताया हुआ है, आप प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए, तो ये हो जाएगा 16/10 यानी कि 1.6 ओम। ये R डैश इनका आ गया। अब उधर वाले का निकाल लेंगे, मान लेते हैं वो R डबल डैश हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 × 6/4 + 6 यानी कि 24/10 यानी कि 2.4 ओम। ठीक है, अब ये जो दोनों मैंने निकाला है, ये दोनों निकाला है ना, ये दोनों आपस में सीरीज़ में आएंगे क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है v माइनस एक्स और इसके अक्रॉस है x माइनस ज़ीरो, तो इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट दोनों आपस में सीरीज़ में है, तो वो सीरीज़ में ऐड कर लेंगे यानी कि मान लेते हैं वो R ट्रिपल डैश हो जाएगा। तो इनका इक्विवेलेंट 1.6 और 2.4 आया है, सीरीज़ में करने के लिए ऐड कर लेंगे यानी कि 2.4 + 1.6 कर लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा ये 4 ओम। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी आपको ये वाली बात। मैंने सिर्फ बीच वाले को सॉल्व किया है, अभी ऊपर और नीचे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बीच वाले को सॉल्व किया है। पहले इसका पैरेलल निकाला, इसका पैरेलल निकाला, इसका जो भी पैरेलल आया है, इसका पैरेलल जो आया है वो R डैश है, इसका जो पैरेलल आया है वो R डबल डैश है, ये दोनों आपस में सीरीज़ में होंगे, तो इसका सीरीज़ हमने निकाल लिया है R ट्रिपल डैश बस। तो अब इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे, मतलब बनाएंगे अगर हम फिर से, तो वो इस तरीके से बन जाएगा बस, और कुछ नहीं करना है हमारे लिए, सिंपली ऐसे बन गया है। इधर हो गया v, ये हो गया 0 v 0 v 0, ऊपर वाले में हमारा था 3 ओम, नीचे था 6 ओम, 3 ओम नीचे था 6 ओम, और ये अभी जो हमने निकाला है वो 4 ओम है। तो अब हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, उसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ये 1/R विल बी इक्वल टू 1/3 + 1/4 + 1/6। तो 1/R इज इक्वल टू LCM अगर हम लोग लेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 12 आ जाएगा। 3 4 = 12, 4 1 = 4, 4 3 = 12, 3 1 = 3, 6 2 = 12, 2 1 = 2। तो 1/R LCM लेना हम ये मान के चल रहे हैं आपको आता है। अगर आपको LCM लेना नहीं आता है तो फिर पढ़ना बेकार है भाई, अगर सही बात कहें तो पढ़ना ही बेकार है, क्योंकि LCM लेना तो आपने सीखा होगा हमेशा से। तो इस तरीके से LCM लेंगे तो 4 में 3 ऐड किया तो 7, 7 में 2 ऐड किया तो 9, तो 9/12। तो R की वैल्यू मेरे पास आ गई है 12/9, 3 3 = 9, 3 4 = 12 यानी कि 4/3 ओम। ठीक है, ये किसका 4/3 ओम आया है पहले तो ये समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो ये समझना पड़ेगा ये 4/3 ओम आया किसका। तो देखिए 4/3 ओम मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया है, इस रेक्टेंगल को, इसका आया है इक्विवेलेंट, और हमारा जो पूरा सर्किट था वो ये था। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को आप लेंगे साथ में, क्योंकि हमारा जो करंट का फॉर्मूला है वो ये होता है, करंट नेट करंट विल बी इक्वल टू EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये होता है। तो करंट हमारे पास हो जाएगा, EMF हमारा कितना था 1.8, और अभी हमने यहाँ पे ये निकाला है 4/3, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कितना है, कहाँ गया, 2/3। इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा है 2/3। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, करंट हमें मिल जाएगा 1.8, इसमें ये आ जाएगा 4 में 2 ऐड किया तो 6, 6/3 मतलब 2 हो जाएगा। चलो 6/3 लिख लेते हैं, तो 3 2 = 6, ये 2 हो जाएगा।
तो वाई आई विल बी इक्वल टू 1.8 डिवाइड बाई 2, तो 2 9 ज़ा 18। तो हमारा जो करंट आया है वो 0.9 एम्पियर आया है। ठीक है, ये हमारा करंट है और ये करंट इसकी वैल्यू है 0.9 एम्पियर। हमसे ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया इस 3 एम्पियर से जो जाएगा वो कितना होगा, वो बताइए। अब देखिए वो बड़ा सिंपल है, 3 एम्पियर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, पहले तो वो देखना पड़ेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया तो हमारा करंट भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 ओम वाला जो है मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया था, ये देखिए 3 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V-0, और ये V-0 तो टोटल के अक्रॉस है, मतलब हमारे A और B के अक्रॉस भी V-0 है, मतलब हमारा जो A था यहाँ पर V है और यहाँ पर 0 है, ऐसा ये ऐसा है। तो इसके अक्रॉस भी V-0 है और टोटल इस पूरे सर्किट में, ऊपर वाले सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में भी पोटेंशियल डिफरेंस V-0 ही है। ठीक है, अब हमें सिर्फ V-0 इस पूरे को निकाल लेना है, हमारे पास इसके अंदर करंट निकालना आसान हो जाएगा। तो हमें सिर्फ V चाहिए। अब V-0 मतलब इसके अक्रॉस हमें चाहिए। तो देखो इसको अक्रॉस निकालने का तो हमारे पास एक तो डायरेक्ट फार्मूला है, क्योंकि ये जो है वो एक्चुअल में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। एक्सटर्नल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है टर्मिनल के अक्रॉस, उसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो उसको निकालने का तो एक फार्मूला हमारे पास सीधे सीधे ये वाला है, V = E - IR। ठीक है, आप इसको लगा सकते हैं, आ जाएगा। दूसरा तरीका, अगर आप कंसेप्ट वाइज सोचें, अगर आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सोचें कि हमको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लें, ये जो ये वाला हमने निकाला था बॉक्स वाला रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लें और इसके अंदर जो करंट जा रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दें। इसके अंदर करंट कौन सा जा रहा है, वही तो जा रहा है जो निकाला था I, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने निकाला है ये कितना आया था, ये आया था मेरे पास 4/3। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये हमारे पास आया था 4/3। तो अगर ये 4/3 आया था तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I × 4/3। I हमने कितना निकाला है, 0.9, तो 0.3 और मेरे ख्याल से ये 1.2 आ जाएगा शायद, हाँ 1.2 वोल्ट। ये आया कंसेप्ट वाइज। ये मैंने इसलिए बताया था कि ये आपको आगे के क्वेश्चंस में काम आएगा। अगर आपको फार्मूला लगाना है तो फार्मूला भी लगा सकते हैं खुशी खुशी, अगर आप देख के समझ सकते हैं। देखिए ये V-0 क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, ये होता है V = E - IR। E की वैल्यू कितनी है 1.8 और I की वैल्यू कितनी है 0.9 और स्मॉल r कितना है, मेरे ख्याल से 2/3 था शायद, देख लें, हाँ 2/3 था। तो ये हो जाएगा 3 3 × 9, तो ये हो जाएगा 1.8 माइनस 0.3 को 2 से करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। 1.8 में से 1.6 जाएगा तो 1.2 बचेगा। तो देखिए आया वही है, बस सोचने का तरीका अलग अलग है। अब आप जैसे भी सोच पाएँ वैसे सही होगा। तो हमारा देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। हमें क्या निकालना था, ये जो V हमने माना था, यहाँ पर जो V माना था, ये जो V-0 माना था, बस इसको निकालना था। अब देखो इस 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट हमको चाहिए, मान लेते हैं I' करंट है। पोटेंशियल डिफरेंस हमको मालूम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको मालूम है, तो बस ओम्स लॉ लगाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V = I × R। हमको क्या चाहिए I, तो हो जाएगा V/R। अब V हम लोगों ने कितना निकाला है 1.2 और R की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ गया मेरे पास 0.4 एम्पियर। 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस इतना करंट है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा आप देखिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन था पावर लॉस। पावर लॉस कौन करता है, रेजिस्टेंस करते हैं। इसमें कितने रेजिस्टेंस हैं, इसमें हमारे पास ये ऊपर तो 4 हैं और नीचे इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये टोटल इनका इक्विवेलेंट हमको चाहिए। इक्विवेलेंट हम पहले निकाल चुके हैं, इसलिए अब इसके आगे नहीं निकालेंगे। देखिए इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आया था 4/3 + 2/3। चलो लिख लेते हैं मैं यहाँ पर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4/3 + 2/3 यानी कि 6/3। तो हमारे पास आया था ये 2 ओम। ठीक है,
अब आपको सोचना ऐसा है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगा है जिसकी वैल्यू है 2 ओम, इसके अंदर करंट जा रहा है 0.9 एम्पियर, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस का उनको कोई काम है नहीं, इतने में ही काम चल जाएगा। तो ये पावर डिसिपेट करेगा। देखिए पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता क्या है, पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास W/T। W कितना होता है, VIT, आपको बता चुके हैं। T से T चला जाएगा तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा V/I। देखिए V/I बहुत अच्छा फॉर्मूला है, लेकिन जब भी पावर लॉस का केस हमको देखना होगा, यानी पावर डिसिपेशन का केस देखना होगा, तो हमारे लिए ये फॉर्मूला बेकार होता है। यानी रेजिस्टेंस के केस में हमारे लिए ये फॉर्मूला बेकार है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, पावर को हमेशा लॉस करता है। तो जब भी आपका रेजिस्टेंस हो तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करा करिए ये वाला। बस V की जगह पे आप क्या लिख दीजिए, IR। भाई V इज इक्वल टू क्या होता है, I/R। तो IR लिखेंगे तो ये हो जाएगा I² R। दिस इज योर पावर डिसिपेशन, ये पावर डिसिपेशन है। तो हमको सिर्फ I² R करना, हमारा पावर डिसिपेशन आ जाएगा। तो I की वैल्यू है 0.9, तो 0.9 इंटू 0.9, R की वैल्यू है 2। 0.9 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08, ठीक है। मेरे पास आ जाएगा 0.16 वॉट, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। किरचॉफ लॉ हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, तो उसका भी एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन है एक, इसमें देखिए ये भी रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है। इसमें यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। एक आपकी बैटरी ये लगी हुई है सेल, एक सेल आपका ये लगा हुआ है, एक सेल यहाँ पे लगा हुआ है, एक सेल यहाँ लगा हुआ है, और बाकी सब के सब रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का है, ये 1 ओम का है, बीच में सिर्फ 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है वो समझिए। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड C। देखिए A यहाँ है, C यहाँ है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो बताइए, हमसे ये पूछा गया। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हम तब बता सकते हैं जब हमको A का पोटेंशियल और C का पोटेंशियल पता हो, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। भाई A का वो भी पोटेंशियल होगा और C का जो भी पोटेंशियल होगा, दोनों को माइनस कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि इसके इस लाइन में, यानी A और C वाली लाइन में जो भी करंट जा रहा हो, अगर वो हम करंट निकाल लें तो भी हम पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं ओम्स लॉ से। तो अगर इस लाइन में जो करंट जा रहा है वो हम करंट निकाल लें, हमारा काम बन जाएगा, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बता लेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए दो तरीके से सोचा जा सकता है, या तो करंट निकाल लें इसके अंदर पहले तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बता लेंगे, या तो A का पोटेंशियल अलग निकालें और C का पोटेंशियल अलग निकालें, फिर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। और आपकी जो भी मर्जी हो, बनाना चाहे करना चाहे कर सकते हैं। पहले तो हम करंट सही देखते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में तो उतना ही है, तो हम उसी की बात करेंगे। बाकी कॉम्पिटिटिव में होता तो फिर हम उससे भी बता सकते थे, लेकिन इतना ही काफ़ी है। चलिए सबसे पहले हमको लगाना है किरचॉफ का फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमको करंट निकालना है। देखिए हमारे पास एक बैटरी है, एक बैटरी है, एक बैटरी है, एक बैटरी है, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं, चलिए यहीं से मान लेते हैं, यहाँ से करंट जा रहा है I1, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ से अगर मैंने करंट I1 ले लिया है तो इधर भी करंट I1 रहेगा। क्यों? क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैंने इस सेल से I1 निकाला है करंट, तो इधर से भी I1 ही होकर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से I2 हो जाएगा, क्योंकि अगर इधर I2 आया तो आगे जाके I1 कैसे हो गया। एक लाइन में सीरीज़ में करंट हमेशा सेम रहता है। इसी तरह यहाँ पर भी देखेंगे, अगर मैंने मान लिया कि यहाँ से निकल रहा है I2, तो यहाँ इस लाइन में भी I2 ही रहेगा, ठीक है। ये पूरा I2 रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से इस सेल से I2 निकला है तो यहाँ से I3 निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है, ठीक है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी मेरी।
हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि ये जो सेल हमारा लगा हुआ है ये पैरेलल लगा होगा क्योंकि सेम प्लेट है, तो यहाँ से करंट अलग, यहाँ से करंट अलग होना चाहिए। होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ से जो करंट अलग, यहाँ से करंट अलग होने के बाद जो आएगा रिजल्टेंट, वो करंट यहाँ से यही जाएगा जो मैंने लिखा है I2। ठीक है, तो ऐसा नहीं, हमको वो सिचुएशन नहीं लेनी कि इसमें से अलग ले लिया, उसमें से अलग ले लिया, फिर हम माइनस करते फिरेंगे, ऐसा नहीं करना है। बस सीरीज़ वाली लाइन अगर है, अगर लाइन सीरीज़ वाली है तो उसमें आपको करंट एक ही लेना है, बस इतना समझिए। तो इधर I2 हो गया, इधर I1 हो गया। इस जंक्शन पॉइंट पे अगर आप सोचिए कि इधर I2 आ रहा है, इधर I1 आ रहा है, तो इसमें से निकलेगा कितना? तो आप कहेंगे दोनों का सम ही तो निकलेगा, यानी कि I1 प्लस I2 निकलेगा। अब देखिए मैंने फिगर में ही किरचॉफ रूल का फर्स्ट लॉ जो है वो लगा दिया है, तो अगर मैंने फिगर में लगा दिया तो मुझे अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मुझे I1 और I2 की वैल्यू अलग अलग निकालनी है, जो भी आएगा दोनों को सम करेंगे तो इस लाइन में, AC वाली लाइन में जो भी करंट जा रहा होगा हमको मालूम हो जाएगा। और अगर करंट हमको मालूम हो जाएगा तो हम लोग आराम से पोटेंशियल डिफरेंस AC के क्रॉस निकाल सकते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग को लगाना पड़ेगा किरचॉफ का सेकंड लॉ, उसके लिए हमको लूप लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं मैंने लूप ले लिया एक ADCA, पहले ये लूप लिया, ठीक है। और मेरा तरीका याद रखिएगा, मैंने क्या कहा था, पहले अगर सेल की पॉजिटिव प्लेट पड़ेगी तो पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है, नेगेटिव प्लेट पड़ेगी तो नेगेटिव का साइन लगा देंगे, मेरा रूल। और अगर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस का लिखेंगे, अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव का लिख देंगे, बस इतना ही तुम्हें करना है, इसके आगे नहीं करना सोच। तो अगर हम A से D की तरफ जाएंगे तो पहले पड़ी ये 2 वोल्ट वाला सेल, इसमें पहले पॉजिटिव प्लेट पड़ी तो मैंने इसको प्लस का 2 लिख दिया। फिर आगे जाएंगे तो हमको रेजिस्टेंस मिला 1 ओम का और इसमें करंट है I1, तो हमारा हो जाएगा I1 × 1 मतलब I1, ठीक है। अब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव का लिखना पड़ेगा। फिर D से C तक गए तो अब हमको पीली प्लेट कौन सी, पॉजिटिव, और ये 4 वोल्ट है तो प्लस का 4 लिख दिया मैंने। आगे गए तो हमको 1 ओम का रेजिस्टेंस मिला और करंट इसमें कितना है, I1, तो ये हो गया I1 × 1 मतलब I1, ठीक है। अब इसमें करंट के हम अपोजिट जा रहे हैं तो ये भी माइनस का लिखना पड़ेगा। फिर अब C पर पहुंच गए, C से वापस हम इधर आएंगे A की तरफ, तो हम करंट के अपोजिट हैं और इस बार करंट है I1 प्लस I2, इतना ध्यान रखना है। तो I1 प्लस I2 × 2 ये हो गया पोटेंशियल, और हम करंट के अपोजिट हैं इसलिए लगाना पड़ेगा माइनस, और वापस हम A पर आ गए हैं तो इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 माइनस ये I1 और ये I1 मिलके हो जाएगा 2I1 प्लस 4, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का 2I1 माइनस का 2I2 इज इक्वल टू 0। 4 में 2 ऐड किया तो 6, 2I1 और 2I1 ये हो गया माइनस का 4I1 माइनस का 2I2 इज इक्वल टू 0। या इसको अगर हम सही से लिखें तो ये हो सकता है 4I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 6। 2 कॉमन आ सकता है तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, I2 इज इक्वल टू 3। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, मेरी पहली इक्वेशन बन गई है। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग ऊपर का लूप ले लेते हैं, तो इस बार ले लेते हैं ABCA, लूप ABCA। A से B पर जाएंगे, पहले रेजिस्टेंस मिला है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, रेजिस्टेंस है 1 ओम, करंट है I2, तो ये हो जाएगा I2 × 1 मतलब I2। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्लेट कौन सी पहले पड़ रही, नेगेटिव वाली, तो माइनस का 2 लिखेंगे। फिर आगे जाएंगे, B पड़ा, B से हम आगे गए तो पहले पॉजिटिव प्लेट पड़ी है 3 की, तो ये हो गया प्लस का 3। आगे जाएंगे, हमको रेजिस्टेंस मिला है 1 ओम और करंट के अपोजिट हैं तो माइनस का I2 था ना, हाँ, माइनस का I2। C पर पहुंचे, C से वापस A पर आएंगे तो सेम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है और ये हो गया माइनस का I1 प्लस I2 × 2 इज इक्वल टू 0।
सिंप्लीफाई कर लेते हैं। I2 में I2 को ऐड किया तो माइनस का 2I2, 2 में 3 गया तो मेरे पास बचा प्लस का 1, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का 2I1 माइनस का 2I2 इज इक्वल टू 0। ये 2I2 मिलके हो गया माइनस का 4I2 माइनस का 2I1 इज इक्वल टू -1। माइनस कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा 2I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गई मेरे पास, एक बनी है ये और एक बनी है ये, ठीक है। 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 3, 2I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं। अब दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो I2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 3, 2I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 1। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। मेरे पास इधर आ गया माइनस का 3I2 और ये आ गया 2। तो I2 की वैल्यू मेरे पास आ गई है माइनस का 2/3, ठीक है। माइनस साइन यहाँ पे सिर्फ ये शो कर रहा है कि मेरे I2 का डायरेक्शन गलत है, फिगर के अंदर जो मैंने डायरेक्शन बनाया है वो गलत है, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा हो सकता है। तो जब भी आंसर में नेगेटिव में आ जाए तो आप समझ जाइए कि आपका जो डायरेक्शन I2 का है वो गलत बन गया है। तो यानी आपका जो I2 का डायरेक्शन होगा वो एक्चुअल में यू ना होके यूँ होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज ना होके क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। बस सिर्फ इतना फ़र्क है, बाकी और कोई बात नहीं है। तो I2 आ गया मेरे पास। I2 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो I1 आ जाएगी, 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 3। यहीं पे पुट कर देते हैं 2I1 प्लस I2, I2 की वैल्यू है माइनस का 2/3 इज इक्वल टू 3। तो 2I1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2/3। तो I1 इज इक्वल टू 3 3 9, 9 2 9 2 11, 11/3 और नीचे आ जाएगा एक 2। तो I1 की वैल्यू आ गई 11/3 2 6 एम्पियर। I1 आ गया, I2 आ गया। मुझे क्या चाहिए था? मुझे तो चाहिए था I1 प्लस I2। मुझे कौन सा करंट चाहिए? मुझे तो वो करंट चाहिए ना जो बीच में से होके जा रहा है, ये I1 प्लस I2। विद साइन ही ऐड करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो 11/6 माइनस 2/3, एलसीएम तो 6 ही आएगा। तो 11 माइनस 2 2 4, ये आ जाएगा मेरे पास 7/6 एम्पियर। अब 7/6 एम्पियर आ गया है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, मुझे यहाँ का करंट मिल गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, बस वो लगा लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I कितना है 7/6 इंटू R कितना है भाई, रेजिस्टेंस कितना था बीच में 2 एम्पियर, 2 ओम सॉरी। तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 3 6। तो 7/3 वोल्ट पॉइंट में निकालना है तो पॉइंट में आप करके निकाल सकते हैं। ओके ओके, तो हम लोग ने 2 न्यूमेरिकल भी देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। हमारे आज टॉपिक का नाम है मीटर व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज सिर्फ एक प्रिंसिपल है, इट इज अ प्रिंसिपल by which we can determine unknown
रेजिस्टेंस, जो भी अननोन रेजिस्टेंस होगा वो हम लोग इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इन्होंने बताया अगर हम 5 रेजिस्टेंस को ऐसे अरेंज करें, ठीक है, पांच रेजिस्टेंस को ऐसे अरेंज करें ठीक है, बल्कि 4 रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे है R1, R2, R3, R4, ऐसे मेरे पास ये A हो गया, ये B हो गया, चलिए AB इसको बोल दिया, इसको बोल दिया CD, ठीक है। ऐसे मैंने 4 रेजिस्टेंस को ऐसे अरेंज किया। अब ऐसे अरेंज करने के बाद मैंने ये जो आपके 4 वर्टेक्स हैं इसमें से एक पेयर वर्टेक्स को लिया। जैसे मान लीजिए एक पेयर लिया ये वाला AB और एक पेयर लिया ये CD वाला, तो एक पेयर में हम लोग बैटरी लगा देंगे, एक पेयर में हम लोग लगा देंगे गैल्वेनोमीटर को। तो मान लेते हैं हमने एक पेयर यानी कि AB में लगा दिया एक बैटरी, ठीक है। बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, बस इसका मतलब और कुछ नहीं है। यहाँ से करंट जाएगा I, वो यहाँ तक जाएगा ऐसे, तो करंट I यहाँ तक पहुँचना है, इसको ध्यान रखना है। ये करंट जब यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पर इसके पास 2 रास्ते हैं, इधर और इधर जाने का। तो मान लिया यहाँ पे करंट चला गया I1, ठीक है, यहाँ पे करंट चला गया मान लो I2। यहाँ पे C पे हमने क्या काम किया, यहाँ पे लगा दिया है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गैल्वेनोमीटर हमेशा उसका सिंबल तो देखिए ये रहेगा, और इस सिंबल में भी मतलब है। ये जो कैपिटल G अंदर लिखा जाता है, कैपिटल G का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको कैपिटल G से लिखते हैं। गैल्वेनोमीटर में एक और चीज़ होती है, यहाँ पे आपको बता देते हैं। गैल्वेनोमीटर में एक क्या होता है, ये तो रेजिस्टेंस शो कर दिया। गैल्वेनोमीटर में एक करंट होता है जिसको हम लोग हमेशा बोलते हैं IG, और IG का मतलब क्या होता है, ये होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। मतलब हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो मैक्सिमम कितना करंट बियर कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जब मैग्नेटिज्म वगैरह आगे पढ़ लेंगे तो आएगा ये। फिलहाल के लिए भी आपको इतना जानना ज़रूरी है कि हम लोग जो गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा उसको IG से लिखेंगे, और IG का मतलब सिर्फ इतना है कि इस गैल्वेनोमीटर में इससे ज़्यादा करंट नहीं जा सकता, ये मैक्सिमम करंट है गैल्वेनोमीटर के लिए। और दूसरा एंड इसका यहाँ है, दूसरा एंड है, और दूसरे एंड में हमने लगा के रखी है एक जॉकी, ठीक है। जॉकी क्या, वायर समझ लीजिए, इसको हम आगे टच कर सकते हैं, यहाँ पे आगे कहीं टच कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने इसको टच करना है ऐसे, ठीक है। अब जब टच करेंगे तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे करंट जा रहा है I1, तो जब ये I1 यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे तो जंक्शन बन जाएगा गैल्वेनोमीटर की वजह से, तो अब थोड़ा करंट तो नीचे चला जाएगा। मान लो IG करंट चला गया। अब अगर IG करंट नीचे चला गया है तो बचा कितना, फर्स्ट रूल लगाते हुए चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट रूल क्या कहता था, जितना करंट आया है और जितना करंट निकला है यहाँ पे कितना जाएगा, बचा हुआ ही तो जाएगा, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अगर I1 इधर से आया और IG इधर चला गया तो बचा कितना, बचा I1 माइनस IG बच गया, वो करंट यहाँ पर जाएगा इस वाली आर्म में। इसी तरीके से यहाँ से I2 आ रहा था और इधर से IG आ रहा है, तो इधर निकलेगा कितना, इधर निकलेगा I2 प्लस IG, ठीक है। अब यहाँ से I2 प्लस IG आ रहा है, यहाँ पे I1 माइनस IG आ रहा है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, दोनों का सम जाएगा। दोनों को सम करोगे तो IG कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा I1 प्लस I2, तो इधर निकलेगा I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 है क्या, वो तो I ही तो है, तो यहाँ पे I वापस आ जाएगा। I को आना भी चाहिए था वापस, क्योंकि हमारा यहाँ से बैटरी से जितना करंट गया था उतना ही तो वापस जाएगा, ठीक है। ये तो भी सेटअप है, अभी ये सेटअप की बात हुई है। अब इन्होंने देखिए क्या बोला, इन्होंने सिंपली सा ये बोला है, सिंपली ये बोला है कि इस IG की वैल्यू को ज़ीरो करना है। ये जो IG है, ये जो मैक्सिमम करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर में, इसकी वैल्यू को ज़ीरो करना है। तो ये वैल्यू ज़ीरो कब होगी,
ये वैल्यू ज़ीरो तब होगी जब सी वाले पॉइंट का और डी वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी इज ज़ीरो। ठीक है, पहली बात। देन आई जी इज ज़ीरो। ठीक है, इन्होंने बोला कि सी डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, और सी डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। इस बात का पता कैसे चलेगा, इस बात का पता ऐसे चलेगा कि हमारे गैल्वेनोमीटर में बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर इसमें बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इस बात का मतलब ये है कि सी डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तभी तो करंट नहीं जा रहा है। करंट जाने के लिए चाहिए क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर सी डी में पोटेंशियल, गैल्वेनोमीटर में अगर करंट नहीं जा रहा है, इस बात का मतलब ये है कि सी डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो चुका है। तो आई जी जीरो, इसलिए सी डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। इस सिचुएशन में ये जो बना हुआ सेटअप है, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड ब्रिज। इन्होंने बोला ये क्या है, नाउ इट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड ब्रिज। ठीक है, बैलेंस्ड ब्रिज के लिए कंडीशन याद रखनी है आपको कि क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर शुड बी जीरो एंड आई जी इज इक्वल टू जीरो, यानी नल पॉइंट यानी होना चाहिए, यानी गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, ये तो इन्होंने बोल दिया, आगे एक और कंडीशन बनेगी अभी। इसमें अगर हम लोग किरचॉफ लॉ लगाएं, किरचॉफ रूल लगाएं, मैंने अगर लूप ले लिया, मान लेते हैं ए सी डी ए, लूप ले लिया मैंने ए सी डी ए, ध्यान दीजिएगा ए सी डी ए लिया मैंने, ए से सी पर गए, पहले रेजिस्टेंस मिला हमको R1, करंट जा रहा है I1, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा I1 इंटू R1। करंट के डायरेक्शन में है इसलिए मैंने प्लस लिखा हुआ है। सी से वापस आएंगे डी तक, तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है कैपिटल जी, उसमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है कैपिटल जी, और उसमें करंट जा रहा है IG, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा IG इंटू कैपिटल जी। अब D से वापस A पर जाएंगे तो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इतना ध्यान रखना है। कितना हो जाएगा, I2 इंटू R3 माइनस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू कितना हो गया, ज़ीरो। यहाँ तक हो गया। अब अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो IG कितना होना चाहिए, ज़ीरो। अगर IG ज़ीरो होना चाहिए फॉर बैलेंस्ड ब्रिज, IG होना चाहिए ज़ीरो। तो IG को ज़ीरो कर दो तो हमारे पास आ जाएगा I1 इंटू R1, और इसको उठा के उधर कर दोगे तो हो जाएगा I2 इंटू R3। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ब्रिज बैलेंस्ड होने के बाद बनी है। दूसरा लूप हम ले लेते हैं यहाँ पर BDCB, लूप BDCB। ठीक है, B से D पर जाना है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, इतना ध्यान रखना है। करंट कितना जा रहा है, I2 प्लस IG इंटू R4, I2 प्लस IG इंटू R4, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए निगेटिव। ठीक है, फिर D से हम C तक गए, अभी भी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। करंट कितना है, IG इंटू G, तो माइनस IG इंटू जी। C से D तक गए, अब हम करंट के सेम डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। करंट कितना है, I1 माइनस IG। ठीक है, I1 माइनस IG। रेजिस्टेंस कितना था, मेरे ख्याल से R2 था, देख लो R2, इसको हम लोग लिखेंगे प्लस में, इज इक्वल टू आ गया ज़ीरो। और अगर ये बैलेंस्ड है, फॉर बैलेंस्ड ब्रिज, IG कितना होगा, ज़ीरो। तो जहाँ जहाँ IG है वहाँ पर IG को उड़ा दीजिए, ज़ीरो कर दीजिए, तो हमारे बचेगा माइनस I2 इंटू R4, ये ख़त्म, ये बचेगा प्लस I1 इंटू R2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास आ गया I1 इंटू R2 इज इक्वल टू I2 इंटू R4। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा करंट खत्म हो जाएगा, ये I1
ये I1 ख़त्म हो जाएगा, ये I2 ख़त्म हो जाएगा, यानी इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2। तो I1 इंटू R1 डिवाइड बाई I1 इंटू R2 इज इक्वल टू I2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई I2 इंटू R4। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारे पास आ गया है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये आया है। आपको अच्छा ना लगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4। आपको अच्छा ना लगे तो और घुमा के लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है। देखिए R1 अपॉन R2 शुड बी इक्वल टू R3 अपॉन R4, या R1 अपॉन R2 शुड बी इक्वल टू R2 अपॉन R4। अपोजिट वाले रेजिस्टेंस नहीं लेने हैं, बस एडजेसेंट रेजिस्टेंस ले सकते हैं आप रेशियो के लिए, एडजेसेंट। तो इसके साथ आप इसको ले सकते हो, इसके साथ आप इसको ले सकते हो, ठीक है। R1 के साथ R4 को नहीं ले सकते हो। तो एडजेसेंट रेजिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या हो, प्रोपोर्शनेट हो, कांस्टेंट हो, प्रोपोर्शनेट हो, कांस्टेंट हो। ये कंडीशन भी एप्लीकेबल होगी किसमें, बैलेंस्ड ब्रिज के लिए। तो R1 अपॉन R2 शुड बी इक्वल टू R3 अपॉन R4 फॉर बैलेंस्ड ब्रिज, फॉर बैलेंस्ड ब्रिज। ये हमारी तीसरी चीज़ जुड़ गई है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। इस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग यूज़ करते हैं डिवाइसेस में। एक डिवाइस है मीटर ब्रिज, उसमें हम लोग यूज़ भी करेंगे, और उसमें हम लोग अननोन रेजिस्टेंस, अब देखिए इसमें 4 रेजिस्टेंस का रिलेशन बना हुआ है, 4 रेजिस्टेंस का रिलेशन बना के हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, चलिए मीटर ब्रिज। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है? इट इज अ डिवाइस which is used to measure unknown resistance of the circuit, ठीक है। It is a device which is used to measure unknown resistance। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये? प्रिंसिपल क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है आपको मालूम है, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब सबसे पहले डिज़ाइन, कि ये डिवाइस कैसी है, क्या डिज़ाइन है इसकी, ठीक है। तो देखिए वुडन ब्लॉक होता है, लकड़ी का बना हुआ पटरा, आप समझिए वुडन ब्लॉक है। ठीक है, इस वुडन ब्लॉक में इस तरह से मेटल स्ट्रिप लगी हुई है। ठीक है, ये मेटल स्ट्रिप है, एक मेटल स्ट्रिप यहाँ लगी होती है, ठीक है, और एक एल शेप की मेटल स्ट्रिप यहाँ लगी होती है।
ठीक है, प्रैक्टिकल आपने किया होगा, आपको आइडिया होगा, मालूम होगा, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे एक स्क्रू, यहाँ पे एक स्क्रू, यहाँ पे बीच में एक स्क्रू, यहाँ पे एक स्क्रू, यहाँ पे एक स्क्रू, और इस जगह पर एक वायर लगा होता है ये, ठीक है। ये जो वायर है इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस वायर। इसमें रेजिस्टेंस होता है, ये नाइक्रोम वगैरह का होता है, अलॉय होता है ये। यहाँ पे जो स्क्रू है इस जगह पर हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं, इधर लगाते हैं और इधर लगाते हैं। कह सकते हो कि ये R1 है, ये R2 है। इन दोनों में से एक नोन होता है, एक अननोन होता है, ठीक है। नोन में हम लोग जनरली रेजिस्टेंस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो एक जगह पे हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, आप इधर समझ लीजिए। यहाँ पे जो स्क्रू है इसमें हम लोग लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और दूसरी तरफ होती है जॉकी, ठीक है, ये जॉकी है, गैल्वेनोमीटर ये जॉकी है। और इस वायर के नीचे, जस्ट नीचे एक होती है स्केल, ठीक है, ये स्केल है, ये स्केल लगी होती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा दिखता है। इसका जो सर्किट डायग्राम है वो ऐसे बनेगा, सर्किट डायग्राम में। इसमें जो ये रेजिस्टेंस वायर है उसको हम लोग सिंपली बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया ए बी, ये रेजिस्टेंस वायर है, और इस रेजिस्टेंस वायर में एक तरफ हम लोगों ने लगा लिया रेजिस्टेंस R1 इधर, और एक तरफ लगा दिया रेजिस्टेंस R2 इधर, और यहाँ लगा दिया गैल्वेनोमीटर, इधर हो गई जॉकी, ठीक है। इसको चलाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक बैटरी भी लगाते हैं, ठीक है। बैटरी बनाओ चाहे ना बनाओ इससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मेन जो ऊपर का बनाया है वो इम्पॉर्टेंट है। बैटरी आप बनाइए चाहे ना बनाइए, बैटरी हम लोग यहाँ पे लगाते हैं इस वायर से, और इस वायर से कनेक्ट करके लगाते हैं। प्रैक्टिकल में एक्चुअल में बैटरी एलिमिनेटर यूज़ किया जाता है, तो हम लोग बैटरी ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है जो सामने बना हुआ है। वर्किंग क्या है इसकी समझिए, देखिए वर्किंग मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा। वर्किंग में होता क्या है कि जैसे ही यहाँ से करंट, अगर हम इस की को क्लोज कर दें तो यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ पे जंक्शन आ जाएगा, तो करंट इसमें भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो करंट इसमें भी गया, मान लेते हैं I1, इधर भी गया I2, जैसे आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा था। अब करंट इसके अंदर जा रहा है, करंट जब यहाँ पे पहुँचेगा, I1 होते हुए यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे जंक्शन आएगा, और जब यहाँ पे जंक्शन आएगा तो वो करंट इस गैल्वेनोमीटर में से होकर निकलेगा, और गैल्वेनोमीटर में से होकर तभी निकलेगा जब इस जॉकी को आप इस वायर पर टच करेंगे, ठीक है। तो हमको इस जॉकी को इस वायर पर टच करना है, मान लो किसी पॉइंट C पर टच करना है, और बार बार टच करके सिर्फ इतना देखना है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इस बात का मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं बोल दूं कि ये D है और ये वाला जो पॉइंट C है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो चुका है, और इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो चुका है। इस बात का मतलब ये है कि जो हमारा जो C पॉइंट है, पॉइंट C, उसको एक नाम दे देंगे, पॉइंट C इज कॉल्ड नल पॉइंट, उसको हम लोग बोलेंगे नल पॉइंट। क्यों बोलेंगे नल पॉइंट, क्योंकि इस मीटर ब्रिज के नीचे जो स्केल है, उस स्केल से इस पॉइंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। मान लेते हैं ये L है या L1 है, चलिए हम L बोल देते हैं, ये L है, ठीक है, ये लेंथ L है, L1 नहीं है, L है।
ओके, लेंथ L है ये। तो इस लेंथ को मैंने मेजर कर लिया। तो ये जो लेंथ में जो पॉइंट सी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल पॉइंट। कब बोलेंगे, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये L लेंथ आ गई मेरे पास। अगर ये लेंथ L है तो आप समझिए मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज का मतलब ये जो मीटर ब्रिज का वायर है, जो रेजिस्टेंस वायर है, इसकी लेंथ 1 मीटर होती है, 1 मीटर से ऊपर नहीं होती, इसीलिए इसका नाम ही मीटर ब्रिज है। तो ये जो 1 मीटर की लेंथ है, इसको हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये जो लेंथ बची हुई होगी, ये हो जाएगी अपने आप 100 माइनस L। ठीक है, अब ये लेंथ हमको निकालना सिर्फ L ही है, 100 माइनस L तो अपने आप निकाल लेंगे आप। अब होगा क्या, सुनिए, ये जो वायर है ये रेजिस्टेंस वायर है, इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो इसके बराबर होगा रो L अपॉन ए। L मतलब 100 है, ठीक है, L अपॉन ए। रो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भाई, रो तो कांस्टेंट रहता है किसी भी वायर का, लेंथ को बढ़ा दीजिए घटा दीजिए उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, रो तो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मुझे सिर्फ L लेंथ का रेजिस्टेंस चाहिए, जिसको हम R3 बोल दें, R3 क्या है, L लेंथ का रेजिस्टेंस, तो उसमें हम लोग लिखेंगे रो L अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि लेंथ हमने L ही ली है। और अगर हम CB वाले का रेजिस्टेंस ले लें, जिसको हम R4 बोल दें, तो वो होगा रो 100 माइनस L अपॉन ए। बात समझ में आई मेरी। अब R3 निकाल लिया, R4 निकाल लिया, R1 निकाल लिया, R2 निकाल लिया, और ये बैलेंस्ड ब्रिज है, इतना ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया, बैलेंस्ड ब्रिज हो गया। अगर ये बैलेंस्ड हो गया, इसका मतलब R1 अपॉन R2 और R3 अपॉन R4 दोनों क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। तो R3 अपॉन R4 अगर हम निकालेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो मुझे इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो रो से रो चला जाएगा, ए से ए चला जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा L अपॉन 100 माइनस L। तो हमारा आंसर जो आएगा वो होगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। ये हमारा मीटर ब्रिज के लिए एक फॉर्मूला बन गया, जिससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको सिर्फ क्या चाहिए, L चाहिए, बस लेंथ चाहिए। लेंथ कहाँ तक की है, नल पॉइंट तक की लेंथ है, बस इतना याद रखना आपको। तो ये तो हमारा मीटर ब्रिज के लिए फॉर्मूला है, जिससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस इन R1 R2 में से जो भी अननोन होगा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारा ये एक सर्किट डायग्राम है, हमारे जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो इसी तरह सर्किट बना होगा, उसमें से हमसे अननोन पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी प्रिकॉशन वगैरह क्या होते हैं वो आप बुक से पढ़िएगा। प्रिकॉशन जब प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या प्रिकॉशन करने चाहिए। प्रैक्टिकल आपका हो चुका है तो प्रिकॉशन हम बताने नहीं बैठेंगे। हाँ, थ्योरेटिकली एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको आप एक बार बुक्स में देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कोई प्रिकॉशन नहीं होते हैं। ठीक है, हम लोग अगली डिवाइस से बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और कोई न्यूमेरिकल इसके टफ नहीं होते हैं। सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, जो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L किया था, उससे सीधे आंसर आ जाएगा, उसमें कुछ ज़्यादा देखने वाली बात नहीं है। पोटेंशियोमीटर देखते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और लास्ट डिवाइस है ये इस चैप्टर की, हमारा लास्ट टॉपिक ही है ये। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस which is used to measure EMF and internal resistance of cell। ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम लोग सेल के ईएमएफ को या इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। डिज़ाइन, कैसी डिज़ाइन है इसकी देखते हैं। देखिए सेम वही उसी तरह ब्लॉक होगा, वुडन ब्लॉक जिसको बोलते हैं, समझ लीजिए लकड़ी का कोई पटरा है, ठीक है। अब यहाँ पर
एक स्क्रू है, ये मेटल स्ट्रिप है। एक और मेटल स्ट्रिप है। एक मिनट, ठीक है, एक मेटल स्ट्रिप यहाँ पे, ठीक है। एक और मेटल स्ट्रिप देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक स्क्रू है, ठीक है। मेटल स्ट्रिप कितनी भी हो सकती हैं, ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2-3 होंगे। होता क्या है कि यहाँ से एक वायर कनेक्ट होता है, ओहो, ठीक है, यहाँ से एक वायर कनेक्ट होता हुआ जाता है, ठीक है, इससे जॉइंट होता है इधर, फिर यहाँ से एक दूसरा वायर आता है, वायर सीधा नहीं बन रहा, यहाँ से एक वायर यहाँ पे आता है, यहाँ से एक वायर यहाँ आता है, यहाँ से एक वायर यहाँ आता है, ठीक है, मैंने ये बना दिया। अब समझिएगा, ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग होती है इस वायर की, इसको हम ए, इसको बी बोल सकते हैं। और इसके जस्ट नीचे एक स्केल लगी होती है, 1 मीटर की स्केल लगी होती है। स्केल बना नहीं पाएंगे इसलिए नहीं बनाएंगे। आप जैसे मीटर ब्रिज में स्केल होती है वैसे इसमें भी स्केल लगी होती है। स्केल 1 मीटर की होती है, ये जो हमारा ब्लॉक होता है वो 1 मीटर का ही होता है, 1 मीटर से बड़ा बन नहीं सकता। लेकिन ये जो टर्न दिलाए गए हैं वायर को, तो टर्निंग से क्या होता है कि एक बार टर्न दिलाया गया मतलब 1 मीटर, दूसरी बार दिलाया गया 2 मीटर, तीसरी बार दिलाया गया 3 मीटर, चौथी बार दिलाया गया 4 मीटर, पाँचवीं बार दिलाया गया 5 मीटर, 6 बार 6 मीटर, 7 बार 7 मीटर, 8 बार 8 मीटर, 9 बार 9 मीटर, कितने भी मीटर का हो सकता है ये, ठीक है। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 3 मीटर का होगा या 2 मीटर का होगा। मीटर ब्रिज में एक ही मीटर होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग मीटर ब्रिज में वायर की लेंथ को सेंटीमीटर में ही मेजर करते हैं, इसमें मिलीमीटर में मेजर करते हैं। जैसे अगर हम अपने इस फिगर को देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 हैं, तो ये कितना हुआ 4 मीटर। 4 मीटर को हम लोग मीटर ना लिख के लिखेंगे 4000 मिलीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 1000, तो 4000 मिलीमीटर हो जाएगा। तो हमारी वायर की लेंथ कितनी हो गई 4000 मिलीमीटर। ये पोटेंशियोमीटर वायर कहलाएगा। ये क्या है पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बैटरी लगाते हैं या बैटरी एलिमिनेटर लगाते हैं ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइवर बैटरी या ड्राइवर सेल। ये ड्राइवर बैटरी या ड्राइवर सेल बोला जाता है। ठीक है, अब ड्राइवर बैटरी बोली या ड्राइवर सेल, इसमें ड्राइव करता है, इसमें करंट को ड्राइव करता है, ये इसीलिए इसका नाम है ड्राइवर बैटरी या ड्राइवर सेल। इतनी बात समझ में आ गई। सर्किट डायग्राम इसका बड़ा सिंपल होता है, आपको सिर्फ वायर बना देना बस। ये बना दिया वायर। अब ये वायर क्या है पोटेंशियोमीटर वायर है। इस वायर की जो भी क्वेश्चन में लेंथ दी जाएगी वही लेंथ हम लोग मानेंगे। अगर 1 मीटर बोला है तो 1 मीटर मानेंगे, 2 मीटर बोला है 2 मीटर मानेंगे, 5 मीटर बोला है तो 5 मीटर मानेंगे। और यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ एक बैटरी लगा दी है इस तरीके से। ये बैटरी क्या है, ये ड्राइवर बैटरी है। इसका
मेज़रमेंट से कोई काम नहीं है इसमें, सिर्फ काम इतना होता है कि यहाँ से ये करंट को फ्लो कराएगी जो इस वायर में से होकर जाएगा। ठीक है, अगर हम की को क्लोज करेंगे तो करंट जाएगा, अगर इसकी ईएमएफ ई है तो। इतनी बात समझ में आ गई, ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक है, अब आते हैं बात प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल इसके दो हैं। ठीक है, एक प्रिंसिपल इसका है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट और कुछ नहीं होता है, आप इसको कोई सिंबल दे सकते हैं, मान लो हमने इसको के बोल दिया। सिंपली होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर, जो भी लेंथ होगी उससे डिवाइड कर देंगे, बस यही होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल है वो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, वो निकालने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, एक तो अगर मान लो ये V है, ये मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल V-0 है, तो ये V निकालने का तरीका भी बहुत है। इस वायर के पास अपना एक रेजिस्टेंस होगा, मान लो R है, तो अगर मैंने सिर्फ ये करंट निकाल लिया, अगर सिर्फ मैंने ये करंट निकाल लिया तो V = IR लगा के मैं V निकाल सकता हूँ। क्या निकाल लिया? करंट। ठीक है, तो करंट निकालने का क्या तरीका होता है आपको पता, भाई करंट ऐसे निकाला जाता है EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, आप इस तरीके से करंट निकाल सकते हो। करंट निकालने के बाद आप V = IR लगा लीजिए, रेजिस्टेंस लिख लीजिए किसका, पोटेंशियोमीटर वायर का, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। अब वही पोटेंशियल डिवाइड करिए इसकी पूरी लेंथ से, तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है, लैंग्वेज वाइज अगर हम लिखेंगे, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इन mm। ठीक है, मिलीमीटर। 1 mm लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ये हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट बताता है। ठीक है, 1 mm लेंथ पर, 1 मिलीमीटर लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, ड्रॉप। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पर 100 वोल्ट है, तो 1 mm के बाद 100 वोल्ट थोड़ी ना होगा, 100 से कम हो जाएगा, मान लो 99 हो गया, तो कितना ड्रॉप हुआ, 1 यूनिट का ड्रॉप हुआ, 1 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, तो वो हमको ड्रॉप बताता है। तो अब अगर हमारा जो है 1 वोल्ट आ रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको ये बात बताता है कि 1 mm लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप 1 वोल्ट का है, अगर 1 आता है तो। वैसे तो ये पॉइंट में आता है, जब आप निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा। ये जितना कम आएगा हमारा पोटेंशियोमीटर उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव कहलाएगा, ये जितना कम आएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये लेंथ जो होती है वो मिलीमीटर में लिखते हैं। अगर आप मीटर में लिखेंगे तो ये पॉइंट में तो नहीं आएगा। तो जितना ये छोटा आएगा हमारा पोटेंशियोमीटर उतना ज़्यादा सेंसिटिव कहलाएगा, सेंसिटिविटी उसकी अच्छी है। सेंसिटिविटी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा मेजरमेंट ये देगा। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सेकंड प्रिंसिपल इसका क्या है, 2 प्रिंसिपल हैं इसके। सेकंड है, इसको बोलते हैं ज़ीरो करंट प्रिंसिपल। देखिए, ज़ीरो करंट प्रिंसिपल और कुछ नहीं है, बस आप इतना समझिए कि मान लीजिए हमारे पास ये A और B वायर है। ठीक है, और नीचे हमने नीचे हमने कुछ अरेंजमेंट कर दिया है कि मान लेते हैं CD। ठीक है, ये वायर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V-0 है, और नीचे जो हमने किया है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं E-0 है। ठीक है, तो ऊपर और नीचे यानी AB और CD के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। ऊपर पोटेंशियल कितना है V, नीचे कितना है E, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, E-V। तो अगर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ये आपस में करंट को फ्लो कराएंगे। आपस में मान लो कोई करंट को फ्लो कराने वाली डिवाइस लगी हुई है, आपको तो मुझे सिर्फ इतना बताना है ना कि जीरो करंट क्या होता है, सिर्फ उसको समझिए। अब कौन सी डिवाइस लगी है, क्या लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, EMF सेल लगा है, उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस का केस समझना है इसमें। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट फ्लो होगा। अब इसमें से जो भी बड़ा होगा वो करंट को फ्लो करा सकता है। ठीक है, अगर V बड़ा है तो करंट को ऐसे फ्लो कराएगा एंटी क्लॉकवाइज, अगर E बड़ा है तो क्लॉकवाइज फ्लो कराने लगेगा।
आप उस केस को समझिए जब इसका पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, मतलब ऊपर भी v माइनस जीरो है, नीचे भी v माइनस जीरो हो जाए। अब क्या इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है? नहीं है, तो करंट क्या ऊपर नीचे फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो यही होता है जीरो करंट प्रिंसिपल। अब ये इसके केस में क्या जीरो करंट प्रिंसिपल बनेगा, आपको समझ में आएगा आगे। इसके केस में जीरो करंट कैसे बनेगा, तो आपको आगे समझ में आ जाएगी ये बात। ठीक है, बस इतना समझना है कि ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों प्रिंसिपल समझ में आ गए हैं। अब इसमें हम लोगों के 3 प्रैक्टिकल होते हैं। पहला तो होता है टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। कोई सेल है जिसका ईएमएफ फाइंड करना है। हमारे पास मान लो एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, हमको ये फाइंड करना पता नहीं है, तो कैसे करेंगे? देखिए, ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, ये हमने इसमें लगा के रखा हुआ है क्या? एक ड्राइवर सेल। स्मॉल ई देते हैं इसको। जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो करंट इधर से जाना शुरू करेगा ऐसे, ठीक है, जिसकी वजह से इसके अक्रॉस में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। मान लेते हैं वो v माइनस जीरो है, और इस v माइनस जीरो की हेल्प लेके हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, क्या होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट? उसको तो मैंने k से लिखा था, आप k से लिख सकते हो। दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी अपॉन लेंथ ऑफ ए बी। अब जो ए बी की लेंथ है मान लेते हैं L है, L ना लेते हैं, चलो ए बी लिखे दे रहे हैं सीधे। ठीक है, उसका कोई इतना भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस के याद रखिएगा। जो भी आएगा इसको सॉल्व करने पर वो नंबर्स में आता है। ठीक है, वो 0.0 ऐसे कुछ करके नंबर में आएगा, आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है के। हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट ऐसे आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब करना क्या आगे सुनिए। जो सेल जिसका ईएमएफ हमें फाइंड करना है उसको हम यहाँ पर पैरेलल में लगाएंगे। पैरेलल में लगाने का मतलब अगर इस बैटरी का प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही होना चाहिए। ऐसे मैंने लगा लिया और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने दूसरी तरफ एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का जॉकी मैंने कनेक्ट किया इस वायर पर, और इससे ढूंढा मैंने सी। सी क्या था आपको याद होगा, सी क्या होता है? नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पे नल पॉइंट का मतलब ये है कि भाई इस वाले सेल से करंट यूं तो जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर करंट क्यों नहीं जा रहा होगा? वो इस वजह से नहीं जा रहा होगा कि ए सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस सेल का ईएमएफ दोनों क्या हो चुके हैं? बराबर। भाई मैंने क्या बोला था? पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल बराबर हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया मतलब करंट जाएगा ही नहीं। करंट जाएगा नहीं, वो कौन बताएगा? वो हमको बताएगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इस बात का मतलब ये है कि करंट नहीं जा रहा है। करंट नहीं जा रहा है इसका मतलब ऊपर वाला पोटेंशियल यानी VAC, AC के अक्रॉस वाला जो पोटेंशियल है वो बराबर हो गया किसके? सेल के EMF के। बस सिंपल सा है, EMF आ गया। अब ये जो EMF आया है ये हमारा बिल्कुल प्योर EMF है। क्यों? क्योंकि EMF जो होता है वो तभी कैलकुलेट हो सकता है जब करंट फ्लो ना हो रहा हो। आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, व्हेन सर्किट इज ओपन देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल इज नोन एज EMF। तो यहाँ पर तो करंट फ्लो हो नहीं रहा है, तो अगर यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब कि वो क्या है? EMF है। तो इसका मतलब ये जो AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस सेल के EMF के बराबर है। अब हमको सिर्फ AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, वो कैसे निकालेंगे वो सुनिए। अब मुझे सिर्फ VAC चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, ये लेंथ। अब अगर मैंने ये लेंथ मेजर कर ली है तो मेरे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट तो है ही है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको क्या बताता है? एक यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, एक यूनिट लेंथ पे, तो L यूनिट पे कितना होगा? L से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमको पोटेंशियल ड्रॉप पूरा का पूरा मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो VAC निकालने का तरीका ये है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नल पॉइंट आपने लिया हो। इस तरह से हमारा EMF आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। बस हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, हमको नल पॉइंट ढूंढना है, जो भी लेंथ आएगी उसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, EMF आ जाएगा। सेकंड हमारा होता है
सेकेंड हमारा होता है प्रैक्टिकल टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है, दो सेल होंगे हमारे पास जिनका ईएमएफ कंपेयर करना होगा। ये हमारा AB यानी पोटेंशियोमीटर वायर है, इसको मैंने ड्राइवर सेल से कनेक्ट किया है। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 आ जाएगा मान लेते हैं। और यहाँ पर मैंने दो सेल कनेक्ट करने हैं, एक मान लेते हैं जिसका ईएमएफ E1 है और एक मान लेते हैं जिसका ईएमएफ E2 है। ठीक है, इनका ईएमएफ निकाल के कंपेयर करना है। तो पहला हम लोग काम ये करेंगे कि पहले E1 को कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर से, उससे निकाल लेंगे हम लोग नल पॉइंट। मान लेते हैं नल पॉइंट आ जाएगा L1। तो E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? E1 की वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC। ये कैसे निकाल लेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट को L1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। फिर अब हम कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को यहाँ से मतलब सेल नंबर 2 से, और उससे निकाल लेंगे। उससे जो आएगा नल पॉइंट वो लेंथ ले लेंगे, मान लेते हैं L2 आया है। अब E2 किसके बराबर हो जाएगा? वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD के बराबर हो जाएगा। वो कैसे निकालोगे? वो K को L2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। कंपेयर करना है, दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब E1 को मैंने E2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास K टाइम्स L1 डिवाइडेड बाई K टाइम्स L2 आएगा। K से K कैंसिल हो गया, मेरे पास E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 आ गया। ये फार्मूला बन गया और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि न्यूमेरिकल में इससे पूछा जाता है, इसलिए हमारे लिए ये फार्मूला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंपैरिजन हम लोग इस तरीके से करते हैं। लास्ट हमारा होता है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। जो सेल होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का जो मेथड होता है उसमें हम लोग देखेंगे। ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर AB, ये ड्राइवर सेल, इससे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं आ जाएगा V माइनस 0। अब यहाँ पर मेरे पास एक सेल है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका स्मॉल r मान लेते हैं। इसको कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर से और कनेक्ट करके हमको निकालना है क्या? नल पॉइंट। मान लेते हैं उससे मिलेगा L1। तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ेगा? इससे मुझे सिर्फ इतना मालूम पड़ेगा कि E की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC के बराबर होगी, जिसको हम लोग K टाइम्स L1 करके निकाल सकते हैं। सिर्फ इतना ही मालूम पड़ेगा। अभी मुझे R के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। देखिए कैसे। अब लोग काम ये करेंगे कि यहाँ पर पैरेलल में एक जोड़ देंगे नोन रेजिस्टेंस। नोन रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देंगे, मान लेते हैं उसका रेजिस्टेंस R है, जोड़ देंगे ऐसे, मतलब इस सर्किट में जोड़ दिया, नीचे वाले सर्किट में जोड़ दिया। और अब इस गैल्वेनोमीटर से दोबारा नल पॉइंट ढूंढेंगे। दोबारा नल पॉइंट ढूंढेंगे तो मान लेते हैं वो आएगा यहाँ पर D। ठीक है, मान लेते हैं लेंथ आई है L2। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD हमारे सामने आया है और वो बराबर होगा यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के। अब यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF के बराबर नहीं है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बार ना नीचे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और नीचे रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है उससे क्या हो रहा है कि यहाँ से करंट नीचे तो नहीं जा रहा है क्योंकि नल पॉइंट मिल गया है, लेकिन इस सेल से करंट ड्रॉ हो रहा है जो इस रेजिस्टेंस से होकर जा रहा है। और अगर सेल से करंट ड्रॉ हो रहा है तो सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, EMF नहीं बोलते हैं। इस बार इसका मतलब इस बार जो हमारा ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि जो VAD है वो EMF के बराबर नहीं है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। किसके? नीचे वाले सेल के। समझ में आ रही बात? और उसको भी निकालने का तो तरीका यही है ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो भाई उसी के बराबर होगा, तो K टाइम्स L2 हो जाएगा। हो गया।
अब इतना निकाल लिया तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था पीछे, उम्मीद है आपको याद होगा, वो था E/V-1 इंटू कैपिटल आर। E की वैल्यू K टाइम्स L1, V की वैल्यू K टाइम्स L2 -1 इंटू आर। K से K चला गया तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस बन गया है L1/L2 -1 इंटू कैपिटल आर। ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला है जो आपको याद रखना है पोटेंशियोमीटर के केस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया पोटेंशियोमीटर भी आपका। न्यूमेरिकल कोई इसमें बहुत टफ नहीं होते हैं, आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल के ऊपर भी, यानी पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल पे भी एक वीडियो बन जाए तो आप कमेंट डाल दीजिएगा, मैं बना दूंगा। वरना मुझे नहीं लगता कि इसके न्यूमेरिकल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप खुद ही लगा सकते हो। ओके, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। क्रैश कोर्स में आपका सेकंड यूनिट यानी यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी वो ख़त्म हो गया है। ओके, अब हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे।